गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो कंपनी लॉ की क्लास हमारी ये रहेगी अभी। कंपनी लॉ में हमने अब तक हमारे पिछले 4 चैप्टर हमने कर लिए हैं, जिसमें हमने मेजरली बात किया था कंपनी लॉ का। हमने 4 चैप्टर न्यू सिलेबस के कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है ना। तो आज जो रहेगा हमारा नया चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, एमओए और एओए, एमओए एंड एओए। एमओए क्या होता है? अगर मैं एमओए की बात करूं, इसको कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। क्या कहते हैं? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। और एओए क्या होता है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। एमओए मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एसोसिएशन। और एओए हमारा होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ठीक है ना। अब बात आती है, ये मेमोरेंडम, ये आर्टिकल, ये होते क्या हैं, इनकी क्या रेलेवेंसी है एक कंपनीज एक्ट के अंदर, कंपनी के लिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है। एमओए और एओए की बात करके यहाँ पर चलते हैं, ठीक है ना। पहले बात कर लेते हैं हम एमओए। एमओए मेमोरेंडम। मेमोरेंडम जो क्या होता है, जब कंपनी अपना इनकॉर्पोरेट होने वाली होती है तो कंपनी को आरओसी में अपना क्या फाइल करना होता है? मेमोरेंडम। क्या फाइल करना होता है? कंपनी को इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स में अपना मेमोरेंडम भी देना होता है, देना होता है। एमओए देना होता है, एओए देना होता है, ठीक है ना। अब होता क्या है, ये कंपनी का चार्टर होता है। चार्टर, कंपनी का या तो चार्टर कह लो या कोई कंपनी का लीगल डॉक्यूमेंट कह लो, लीगल डॉक्यूमेंट कह लो, जो क्या कहता है कंपनी के ऑब्जेक्ट को, कंपनी के ऑब्जेक्ट को बता के चलता है। ऑब्जेक्ट को कि किन किन पर्पस के लिए, किन किन पर्पस के लिए कंपनी बनाई गई है, कंपनी के क्या बिजनेस होंगे, कंपनी के क्या काम होंगे, कंपनी किस तरह से काम करेगी, मेन ऑब्जेक्ट क्या होंगे, और मेन ऑब्जेक्ट को अटेन करने के लिए एंसिलरी ऑब्जेक्ट, एडिशनल ऑब्जेक्ट, एंसिलरी ऑब्जेक्ट क्या होंगे, वो बात करता है एमओए, ठीक है ना। एक बार जब ये एमओए कंपनी ने बोला कि मेरा तो बिजनेस रियल इस्टेट का होगा, मैं तो रियल इस्टेट में बिजनेस करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, जो भी कंपनी, मैं तो रियल इस्टेट में करूँगा, कंपनी ने बोला। तो उसके बाद क्या होगा, वो अपना एमओए में जो भी रियल इस्टेट से रिलेटेड वो बिजनेस करना चाहती है, ठीक है ना, या तो वो कंस्ट्रक्शन का हो सकता है, या वो डेवलपमेंट का हो सकता है, या फिर वो ट्रेडिंग का हो सकता है, सेल परचेज, ठीक है ना, ट्रेडिंग का हो सकता है, सेल परचेज का हो सकता है। किसी भी तरह से अगर वो बिजनेस करना चाहती है रियल एस्टेट सेक्टर में, वो अपने एमओए में क्या करेगी? प्रॉपरली बता के चलेगा, बता के चलेगी, कंपनी अपने एमओए में बता के चलेगी। और उसके बाद क्या होगा, जब इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे वो फाइल करेगी और कंपनी रजिस्टर्ड होगी, तो क्या होगा, वो कोई दूसरा बिजनेस नहीं कर सकती, वो कोई दूसरा बिजनेस नहीं कर सकती जब तक कि वो अपने एमओए में उस बिजनेस के रिगार्डिंग क्या ना कर ले, चेंज ना कर ले। सिर्फ वही बिजनेस वो कर सकती है, वही पर्पस वो अपने क्या कर सकती है, अटेन कर सकती है, जो कि उसने क्या किया है, मेमोरेंडम में बताया है। अगर उसने मेमोरेंडम में बताया है कि मेरा कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वर्क होगा, और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वर्क वो कौन कौन से काम होंगे, वो सारा अपने मेमोरेंडम में बता के चलेगी, ठीक है ना। डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ, ये तो बात होगी ऑब्जेक्ट क्लोज की, ये तो बात होगी ऑब्जेक्ट क्लोज की। ऐसे ही होता है नेम क्लोज। नेम क्लोज, कम मेमोरेंडम के अंदर कुछ क्लॉजेस होते हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ के चलेंगे, ठीक है ना। तो हम पूरा आज का जो हमारा पोर्शन होगा, वो सारा फोकस हमारा जो इस चैप्टर का होगा, वो मेमोरेंडम पे होगा कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता क्या है और इसके क्या क्या क्लोज होके यहाँ पर
चलते हैं, स्टार्ट करते हैं चलो अपना चैप्टर। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता क्या है, बात करते हैं। जो एमओए होता है वो कंपनी का क्या होता है, चार्टर कह सकते हो आप उसको, चार्टर कह सकते हो या फिर लीगल डॉक्यूमेंट कह सकते हो, जो कि कंपनी का क्या बताता है, ऑब्जेक्ट बताता है कि किस पर्पस के लिए कंपनी क्या है, इनकॉर्पोरेट हुई है। ठीक है ना। और क्या कहता है कि भाई सिर्फ वही काम एक कंपनी कर सकती है जो उसके मेमोरेंडम में मेंशन हो गए, इससे ऊपर जाके, इससे बियॉन्ड जाके वो काम नहीं कर सकती। अगर वो इससे जाके बियॉन्ड काम करती हैं तो एक्ट के अंदर उसको अल्ट्रा वायरस कहते हैं। ठीक है ना, अल्ट्रा वायरस एक्ट के अंदर उसको क्या कहते हैं, अल्ट्रा वायरस एक्ट, जिसको बियॉन्ड द पावर एक्ट भी कहते हैं, कि वो कोई भी काम ऐसा कंपनी नहीं कर सकती जो उसकी बियॉन्ड द पावर हो। और पावर उसकी कहाँ पे होती है, उसके काम कहाँ पे बाद मेंशन होते हैं, उसके मेमोरेंडम में होते हैं। अगर कोई भी काम कंपनी ऐसा करती है तो वो काम वॉइड होंगे, वो काम क्या होंगे, वॉइड होंगे। तो ये बात होगी मेमोरेंडम की। तो मेमोरेंडम एक सिंपल लैंग्वेज में अगर हम पढ़ें, मेमोरेंडम होता क्या है, मेमोरेंडम मतलब एक लीगल डॉक्यूमेंट या फिर एक चार्टर जो क्या बताता है, जो क्या डिफाइन करता है, कंपनी के ऑब्जेक्ट्स, जो क्या डिफाइन करता है, कंपनी के ऑब्जेक्ट्स या पर्पस, कि भाई किन ऑब्जेक्ट्स के लिए, किन पर्पस के लिए, किन बिजनेस के लिए कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया गया है, कंपनी को फॉर्म किया गया है, इनकॉर्पोरेट किया गया है। अगर कंपनी इन ऑब्जेक्ट से बियॉन्ड, अपनी पावर से बियॉन्ड काम करती है तो वो अंडर द एक्ट क्या होंगे, उनको क्या बोला जाएगा, ये अल्ट्रा वायरस एक्ट हैं। ये कौन से एक्ट हैं, अल्ट्रा वायरस एक्ट हैं, मतलब बियॉन्ड द पावर, बियॉन्ड द पावर। समझ आ गया यहां तक कि भाई ये अल्ट्रा वायरस एक्ट हैं, ये बियॉन्ड द पावर एक्ट हैं। और कंपनीज एक्ट में ऐसे काम जो क्या होते हैं, कंपनी क्या एक वॉइड काम हो, यहाँ पर चलते हैं, वॉइड, उसको वॉइड बोला जाएगा। यहां तक समझ आ गया। अब होता क्या है, मेमोरेंडम की डेफिनेशन की अगर हम बात करें, कि जब भी कंपनी, इससे पहले मैं बताता हूं कि जब भी कंपनी इनकॉर्पोरेशन का सोचती है, कोई पर्सन ये सोचता है कि भाई हमें एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करानी है, ठीक है ना, उससे पहले वो एक डॉक्यूमेंट तैयार करती है पूरा, कि जिसमें वो पूरा डिफाइन करती है कि कंपनी का ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे, ठीक है ना, कंपनी के ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे, और वो सारा मेमोरेंडम बनाया जाता है। एक डॉक्यूमेंट्स होता है जिसको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कह के यहाँ पर चलते हैं। कंपनी जब इनकॉर्पोरेशन की करते टाइम ये इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स के साथ जाके यहाँ पर ये मेमोरेंडम, ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो भी होते हैं, ये उस टाइम पे फाइल होते हैं। तो ये प्री रिक्विजिस्ट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो इनकॉर्पोरेट करने से पहले कंपनी एक पर्सन को, जो प्रमोटर जिसको हम बोलते हैं, जो कंपनी इनकॉर्पोरेट करता है, प्रमोटर जो है इनको प्रॉपरली बनाता है, एमओए एओए को वो करके यहाँ पर चलता है, ड्राफ्ट करके यहाँ पर चलता है कि होते क्या है। ठीक है ना। तो ये बात हमारी होगी एमओए के बारे में। अगर ये तो बात होगी जनरल डेफिनेशन की, जनरल डेफिनेशन हमारी क्या कहती है। अब एक्ट के अकॉर्डिंगली बात कर लेते हैं। सेक्शन 2 क्लोज 56 कंपनीज एक्ट का सेक्शन अगर मैं बात करूं, 2 क्लोज 56 जो है वो बात करता है मेमोरेंडम क्या होता है। मेमोरेंडम मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी हैज ओरिजिनली फ्रेम्ड and altered from time to time in pursuance of any previous company law or this act। कि मतलब क्या है, कि इसका मतलब क्या हुआ कि वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मीन्स द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी, मेमोरेंडम मीन्स द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी, जिसको इनकॉर्पोरेशन के टाइम ओरिजिनली क्या किया जाता है, फ्रेम किया जाता है, जिनको ओरिजिनली क्या किया जाता है, फ्रेम किया जाता है। उसके अंदर क्या लिखा होता है, कंपनी के ऑब्जेक्ट्स लिखे होते हैं, ठीक है ना, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लॉजेस होते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। और अगर कंपनी कुछ भी चेंज अपने बिजनेस में, अपने ऑब्जेक्ट में, अपने किसी रजिस्टर्ड ऑफिस सब्सक्राइब क्लोज, अपने नाम में किसी भी तरह से अगर कोई चेंज कर रही है तो ये अकॉर्डिंगली क्या होते रहते हैं, चेंज करवाना हमें पड़ता है।
हमें अपने मेमोरेंडम में भी क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। समझ आ गया, एज पर दी प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट। ये होता है मेमोरेंडम की डेफिनेशन अंडर सेक्शन 2 क्लोज 56 में। अब आता है हमारे पास सेक्शन 4। सेक्शन 4 क्या होता है? सेक्शन 4 बताता है हमें कि जो कंटेंट ऑफ मेमोरेंडम विच इज द चार्टर ऑफ कंपनी, कि भाई द चार्टर ऑफ कंपनी, द मेमोरेंडम ऑफ कंपनी कंटेन द ऑब्जेक्ट। ये हमें बता के चलता है सेक्शन 4 कि मेमोरेंडम एक्चुअल में क्या होता है। मेमोरेंडम एक्चुअल में क्या होता है? मेमोरेंडम क्या होता है कि द कंटेंट ऑफ मेमोरेंडम में क्या होते हैं वो बता के चलता है कि कंपनी का ऑब्जेक्ट, किस ऑब्जेक्ट के लिए कंपनी बनी है, किस ऑब्जेक्ट के लिए कंपनी बनी है। इट इज नॉट ओनली शोन द ऑब्जेक्ट of formation of company but also determine the scope of the operation beyond which the action cannot go। कि भाई ये कंपनी का ऐसा नहीं है कि कोई कंपनी बना ली और कंपनी अपनी ही मर्जी से आज ये बिजनेस कर रही है कल वो बिजनेस कर रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो बिजनेस, जो ऑब्जेक्ट वो अपने लिए मेमोरेंडम में बताएगी, मेमोरेंडम में जो बिजनेस, वो जो पावर्स वो अपने लिए बताएगी मेमोरेंडम के अंदर, सिर्फ वही वो काम कर सकती है। अगर वो इससे बियॉन्ड जाती है तो वो एज पर एक्ट क्या होंगे, वॉइड होके यहाँ पर चलेंगे। एज पर एक्ट वो क्या होके चलेंगे, वॉइड होके यहाँ पर चलेंगे। यहाँ तक समझ आ गया? ये सारा बात करता है मेमोरेंडम की डेफिनेशन के बारे में, मेमोरेंडम होता क्या है। अब क्या होता है फॉर्म ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। फॉर्म क्या होता है, किस तरह से मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है। देखो, जो हमारा मेमोरेंडम होता है ना, जो हमारा मेमोरेंडम है वो कंपनीज एक्ट के अंदर जो क्या है, टेबल्स बताई गई हैं कुछ, ठीक है ना। शेड्यूल 1 है जो हमारा कंपनीज एक्ट का शेड्यूल 1। जो शेड्यूल 1 बात करता है उसमें क्या है, टेबल्स हैं कि भाई अलग अलग टेबल्स जो हैं अलग अलग टाइप्स ऑफ कंपनीज पे एप्लीकेबल होती हैं। अगर कोई कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो उस पर क्या है, टेबल ए क्या होती है, एप्लीकेबल होकर यहाँ पर चलती है। तो उस पर क्या एप्लीकेबल होकर चलती है, टेबल ए। तो जो भी अपना एमओए है, जो भी एमओए टेबल ए में बता रखा है, तो एमओए उसके अकॉर्डिंगली क्या होता है, बन के यहाँ पर चलता है। अगर कोई कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है बट नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है तो वो टेबल बी के अकॉर्डिंग वो टेबल बी को अडॉप्ट कर सकते हैं। अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है और उसकी शेयर कैपिटल भी है तो टेबल सी, और इसी तरह अनलिमिटेड कंपनी है जिसकी शेयर कैपिटल नहीं है तो वो टेबल डी, और टेबल ई किसके लिए है, अनलिमिटेड कंपनी हैविंग और शेयर कैपिटल। तो ये हमने सारा जो डेफिनेशन ये थी जो इसकी बात कर रहा है, ये हमने टाइप्स ऑफ कंपनी में पढ़ा था। टाइप्स ऑफ कंपनी में हमने ये डेफिनेशन पढ़ी थी। और भाई ये कहाँ बता रखा है, ये शेड्यूल 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट में बता रखा है। कंपनीज एक्ट के अंदर 7 शेड्यूल हैं, ठीक है ना। कंपनीज एक्ट के अंदर टोटल 7 शेड्यूल हैं और शेड्यूल 1 बात करता है हमारा कि जो ये टेबल्स के बारे में, जो एमओए की टेबल, सीओए की टेबल, शेड्यूल्स 1 के बारे में, शेड्यूल 1 में वो बात करके यहाँ पर चलता है। फॉर्म्स ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो भी है टेबल्स की फॉर्म में, कि भाई अगर कंपनी आपकी ये क्लास की कंपनी है, लिमिटेड बाय शेयर्स है, तो आप टेबल ए अडोप्ट कर सकते हो। तो इस तरह से टेबल बता रखी है। कंपनी शेल अडोप्ट एनी ऑफ द मॉडल फॉर्म ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मेंशन अबव हैज मे बी एप्लीकेबल टू इट, कि जोन सा उसके ऊपर एप्लीकेबल होता है। एप्लीकेबल मतलब अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है तो उसके ऊपर टेबल ए एप्लीकेबल होगी, तो वो उसको अडोप्ट करके यहाँ पर चल सकती है। मेमोरेंडम शुड बी प्रिंटेड, नंबर्ड एंड डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ। इट शुड ऑल्सो बी साइंड बाय द सब्सक्राइबर ऑफ द मेमोरेंडम। क्या होता है कि भाई मेमोरेंडम जब पूरा बनता है, कंपनी का नाम, एड्रेस, सीन वगैरह जो भी होता है, कंपनी का नाम, एड्रेस, जो भी लिमिटेड बाय शेयर जो भी होता है, तो मेमोरेंडम के अंदर जब मेमोरेंडम बनता है तो लास्ट में क्या आती है, एक सब्सक्राइबर शीट आती है। सब्सक्राइबर शीट आती है जिसमें जो भी कंपनी के सब्सक्राइबर्स होंगे, जो भी कंपनी के क्या होंगे, सब्सक्राइबर्स होंगे, उनकी पूरी डिटेल्स, उनका नाम, उनका एड्रेस, उनका फादर नेम, ऑक्यूपेशन, सर्विस, सब कुछ उसमें क्या होता है, मेंशन होता है। और जो कि ड्यूली क्या होता है, ऑथेंटिकेट, ऑथोराइज होता है, मतलब उसको प्रॉपरली क्या करते हैं, ऑथेंटिकेट करता है। तो साइंड बाय क्या होता है, सब्सक्राइबर होता है मेमोरेंडम का, जो सबसे लास्ट का पेज होता है वो सब्सक्राइबर शीट कहते हैं उसको। अब आता है मेमोरेंडम के कंटेंट्स क्या होते हैं। मेमोरेंडम के कंटेंट्स क्या होते हैं, जो हमारा मेमोरेंडम होता है वो 6 क्लोज में डिवाइड होता है। जो हमारा मेमोरेंडम होता है वो
6 क्लोजेस में डिवाइड होता है। जो सबसे पहला क्लोज है वो होता है नेम क्लोज। नेम क्लोज बता के चलता है कि कंपनी का नेम किस तरह से होगा, क्या नेम होगा, किस तरह से, अकॉर्डिंगली नेम के रिगार्डिंग बताता है। दूसरा बात करता है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज। तीसरा बात करता है ऑब्जेक्ट क्लोज। चौथा बात करता है लाइबिलिटी, और पांचवा बात करता है कैपिटल क्लोज। छठा बात करता है सब्सक्रिप्शन क्लोज। तो क्या होता है, ये जो मेमोरेंडम के जो पूरा मेमोरेंडम है वो 6 क्लोजेस में डिवाइड है ना। नेम क्लोज, रजिस्टर्ड ऑफिस, ऑब्जेक्ट क्लोज, लाइबिलिटी क्लोज, कैपिटल क्लोज एंड सब्सक्रिप्शन क्लोज। ठीक है ना, समझ आ गया। तो हम इन्हीं के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि ये होते क्या हैं। ये नेम क्लोज क्या होता है, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्लोज क्या होता है, तो ये होते क्या हैं वो बारे में हम बात करके यहां पर चलेंगे। अगर हम बात करें सेक्शन 4 एमओए की बात करता है जब वो, एज पर सेक्शन 4 सब सेक्शन 1 द मेमोरेंडम ऑफ लिमिटेड कंपनी मस्ट बी स्टेटेड इन द फॉलोइंग। कि भाई क्या है, अगर कंपनी क्या है, लिमिटेड कंपनी है कोई, तो वो क्या करेगी, वो अपने नाम के साथ पहले तो वो अपने साथ लिमिटेड लगा के चलेगी। अगर वो पब्लिक कंपनी है तो, समझ आ गई मेरी बात। अगर वो पब्लिक कंपनी है तो वो क्या लगाएगी, लिमिटेड लगाएगी अपने साथ। अगर वो प्राइवेट कंपनी है तो अपने नाम के साथ क्या लगाएगी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लगा के यहां पर चलेगी। ठीक है ना। दिस शैल नॉट अप्लाई इन केस ऑफ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8। हमने ये पढ़ा था कि जो सेक्शन 8 कंपनी होती है जिसका ऑब्जेक्ट होता है प्रमोशन ऑफ आर्ट, साइंस, कॉमर्स, रिलीजन, एजुकेशन, तो वो सेक्शन 8 में बता रखा है कि उसको लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड लगाने की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है। लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता, लगाना नाम के साथ सेक्शन 8 कंपनी की। और साथ के साथ ही अगर कोई भी ऐसी गवर्नमेंट कंपनी है, इन केस ऑफ कंपनी नीड टू बी एंडेड विद द वर्ड लिमिटेड और प्राइवेट लिमिट, तो उस केस में क्या है, उसमें क्या है, किसी गवर्नमेंट कंपनी को भी ये लगाना पड़ेगा। दिस इज हैज पर दी exemptions to the government company under section 462 of the Companies Act wide notification dated June 5, 2015। वो ये क्या के चलता है कि कोई भी सेक्शन 8 कंपनी है या कोई भी अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी है, ठीक है ना, कोई गवर्नमेंट कंपनी थी और जिसको एग्जम्पशन मिल, वैसे अगर लगाए, बट गवर्नमेंट कंपनी क्या कहती, गवर्नमेंट करती क्या करती है, उन कंपनीज पे क्या करती है, एग्जम्पशन लगा देती है एज पर कि भाई नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने 5 जून 2015 में लगाया था कि गवर्नमेंट कंपनीज को लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड लगाने की जरूरत नहीं है। एग्जम्प्ट कर दिया था उनको क्या कर दिया था, एग्जम्प्ट कर दिया था। तो यहां पे बात आ गई नेम क्लोज की, यहां पे बात आ गई है नेम क्लोज की कि कंपनी, अगर एक कंपनी है तो एमओए में अपने नाम को वो किस तरह से रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है ना। अगली बात आ जाती है सिचुएशन की। सिचुएशन क्लोज मतलब कि उसका रजिस्टर्ड ऑफिस क्या है, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस क्या है। द स्टेट इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी सिचुएटेड, उसको कहते हैं सिचुएशन क्लोज। फिर आता है हमारे पास ऑब्जेक्ट क्लोज। द ऑब्जेक्ट फॉर विच द कंपनी इज प्रपोज टू बी इनकॉर्पोरेटेड एंड एनी मैटर कंसीडर नेसेसरी इन फर्दरेंस देयरऑफ। फर्दरेंस मतलब उन ऑब्जेक्ट को, मेन ऑब्जेक्ट को अटेन करने के लिए, मेन ऑब्जेक्ट को अटेन करना पूरा करना, मेन ऑब्जेक्ट को अटेन करने के लिए जो एडिशनल ऑब्जेक्ट होते हैं, उनको कहते हैं एंसिलियरी मैटर। तो ऑब्जेक्ट क्लोज बता के चलेगा कि कंपनी का मेन ऑब्जेक्ट क्या है, जिनकी वजह से कंपनी क्या है, इनकॉर्पोरेट होना चाहती है, और उसके उन ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए एडिशनल ऑब्जेक्ट क्या होंगे। ठीक है ना। अब बात आती है यहां पर क्लोज नंबर डी की, लाइबिलिटी क्लोज। लाइबिलिटी क्लोज में बात वही जो हमने पढ़ा था कि कंपनी की लाइबिलिटी क्या होगी, कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स होंगे, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी होगी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स होंगे या गारंटी होगी, वट जो भी है, या कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स और गारंटी दोनों, या कंपनी अनलिमिटेड कंपनी कोई होगी। तो वो सारे के सारा जो बात होती है किसमें बात होके चलती है, हमारी और लाइबिलिटी क्लोज में, कि लिमिटेड कंपनी है, अनलिमिटेड कंपनी है, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, या दोनों। ठीक है ना। वो सारी की सारी क्या होती है हमारी, इसमें डिफाइन होके यहां पर चलती है।
यहां तक समझ आ गया। उसके बाद आता है हमारे पास क्लोज नंबर ई। इन केस ऑफ कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल, अगर हम कंपनी की शेयर कैपिटल है तो कंपनी की शेयर कैपिटल अगर है तो उसमें द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विद द विच द कंपनी is to be registered with which the company is to be registered and the division thereof into share of fixed amount of subscription clause। कि अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, लिमिटेड बाय शेयर्स है तो वो अपनी अथोराइज शेयर कैपिटल, वो अपनी क्या एथोराइज शेयर कैपिटल, अथोराइज शेयर कैपिटल की मैक्सिमम कैपिटल जिसके साथ कंपनी क्या है इनकॉर्पोरेट होना चाहती है, वो अपनी मेमोरेंडम में बता के यहां पर चलेगी, वो अपनी क्या करके चलेगी मेमोरेंडम में बता के यहां पर चलेगी। ठीक है ना, सब्सक्रिप्शन क्लोज के अंदर, किसके अंदर बताएगी वो सब्सक्रिप्शन क्लोज। जैसा ही क्लोज शुरू होगा तो कंपनी ऊपर अपनी अथोराइज शेयर कैपिटल साथ के साथ बता के अपनी शेयर कैपिटल जो है अथोराइज कितनी है पेड अप कितनी है वो बता के यहां पर चलेगी अपने सब्सक्रिप्शन क्लोज में। फिर आता है नंबर ऑफ शेयर विच द सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम एग्री टू सब्सक्राइब विच शेल नॉट बी लेस देन 1 शेयर, वो सब्सक्राइबर शीट में आता है पूरा। द नंबर ऑफ शेयर ईच सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम इंटेंड टू टेक इंडिकेटेड अपोजिट इज नेम, की मतलब जो भी वो लेना चाहता है वो नेम के सामने उसको लिख दिया जाएगा सब्सक्राइबर शीट में। इन केस ऑफ 1 पर्सन कंपनी द नेम ऑफ पर्सन हु इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ द सब्सक्राइबर शैल बिकम द मेंबर ऑफ द कंपनी। 1 पर्सन के केस में ये बताया जाएगा कि उस मेंबर का, उस 1 मेंबर का अगर वो मर गया या इनकेपेबल हो गया तो जो नॉमिनी होगा, नॉमिनी का नाम भी दिया जाएगा कि जो मेंबर बनेगा तो वो बताया जाएगा। ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 क्लोज 7 एनी प्रोविजन इन द मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल इन केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड नॉट हैविंग शेयर कैपिटल purporting to give any person a right to participate in the divisible profit of the company otherwise has a member shall be void। भाई क्या है कि कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, कंपनी क्या है लिमिटेड बाय गारंटी है, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। अगर किसी पर्सन ने अदर देन मेंबर किसी ने गारंटी दी है और उसको मेमोरेंडम के अंदर ये बोला गया है कि इस पर्सन के पास जिसने गारंटी दी है राइट है कंपनी का डिविजिबल प्रॉफिट्स में, हाँ, तो वो क्लोज क्या होगा वॉइड होकर यहां पर चलेगा। क्योंकि जो डिविडेंड है, जो शेयर इन द प्रॉफिट है वो किसको मिलता है, सिर्फ ओनली मेंबर्स को। कि अगर तो इस केस में जिसका नाम सब्सक्राइबर्स लिस्ट में होगा ना उन्हीं को ही कंसीडर किया जाएगा मेंबर। जिनका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में होगा या इनकॉर्पोरेशन के टाइम मेमोरेंडम के सब्सक्राइबर्स में जिसका नाम होगा उन्हीं को ही कंपनी का क्या माना जाएगा मेंबर, उन्हीं को ही कंपनी का क्या माना जाएगा मेंबर। और उन्हीं का ही इन केस ऑफ कंपनी अगर लिमिटेड बाय गारंटी है, लिमिटेड बाय गारंटी है तो उस केस में क्या होगा, अगर मेंबर से अलग किसी भी पर्सन को राइट दिया गया कि आपका प्रॉफिट कंपनी के डिविजिबल प्रॉफिट में शेयर होगा, तो ऐसा अगर कोई क्लोज मेमोरेंडम के अंदर है तो वो क्या होगा वॉइड होके यहाँ पर चलेगा, वॉइड होके यहाँ पर चलेगा। समझ आ गई यहाँ पर। अब हम डिटेल में एक एक सारे क्लोजेस की जो 6 के 6 क्लोज हैं इनकी डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले आता है नाम, नेम क्लोज। कि नाम की मैं बात करूं कि कंपनी का नाम, अगर एक कंपनी अपने लिए कोई नाम कि भाई मैं तो इस नाम से इनकॉर्पोरेट होंगी, मेरा नाम ये होगा, ठीक है ना, तो वो नाम कंपनीज एक्ट के अंदर क्या है, कंपनीज एक्ट के अंदर वो नाम किस तरह से होने चाहिए, तो उसको लेके नेम क्लोज बताता है पूरा कि आपके नाम ऐसे नहीं होंगे, ऐसे होंगे, आपको ये चीज फॉलो करनी पड़ेगी। ठीक है ना। तो वो मेमोरेंडम के अंदर जो नेम क्लोज होता है उसके अंदर पूरा मेंशन होता है कि आपके नाम कैसे होंगे। इस क्लोज में बताता है कि जो आपका नाम होगा शुड नॉट बी आइडेंटिकल या रिजेंबल टू नियरली टू एनी एग्जिस्टिंग कंपनी। कि आपका नाम अगर कोई उस नाम से कोई कंपनी पहले ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट है या तो नाम आपका उससे मिलता है या थोड़ी सी भी रिजेंबलेंस है वर्ड में कुछ भी, हाँ,
तो प्रोनाउंसमेंट में भी क्या है, कई बार क्या होता है कि वर्ड तो क्या है अलग है, लेकिन उसकी प्रोनाउंसमेंट क्या है, सेम सेम है। उसकी प्रोनाउंसमेंट क्या है, सेम सेम है। इस केस में भी क्या होगा, आप वो नाम नहीं चूज कर सकते, आपका नाम वो नहीं होगा एज पर नेम क्लोज। ऑल्सो इफ it is a private company, then it should be the word private limited at the end, and in case of public company, then it should be the word limited has the case of its name। कि भाई क्या है कि अगर आपने क्या किया, आपका एक्स एक प्राइवेट कंपनी थी, उसका नाम था एक्स प्राइवेट लिमिटेड, और आपने एक कंपनी बनाना चाहते हो और उसका नाम लिख रहे हो आप एक्स पीवीटी एलटीडी, तो ये भी क्या है, कंपनीज एक्ट कहता है कि ये भी क्या है, आइडेंटिकल है, रिजेंबल है, इनकी भी ये सेम नाम है, इनको डिफरेंट नाम नहीं माना जाएगा, तो ये नाम भी आप चूज नहीं कर सकते। तो ये हो गया नेम, आप कैसे चूज करोगे। दूसरा होता है कंपनी बीइंग अ लीगल एंटिटी मस्ट हैव अ नेम ऑफ इट्स ओन टू इस्टेब्लिश इट इज सेपरेट आइडेंटिटी, कि कंपनी का भी अपना क्या होना चाहिए, हैज पर लॉ जो कंपनी है एक आर्टिफिशियल पर्सन है, एक लीगल पर्सन है। कंपनी एक्ट के अंदर अगर जब हम कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि कंपनी की अपनी क्या होती है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। कंपनी की अपनी क्या होती है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। इस वजह से उसकी एक अपनी लीगल एंटिटी होती है, तो उसको कोई ना कोई नाम मिलना चाहिए, उसका भी एक नाम होना चाहिए। तो उसका नाम क्या होगा, वही हम बात करके यहाँ पर चल रहे थे। The name of the company is a symbol of its independence corporate existence। हाँ, कि भाई नेम से ही तो पहचानी जाएगी, जैसे हमारा नाम नेचुरल पर्सन का नाम होता है, हम अपने नाम से पहचाने जाते हैं, ऐसे ही कंपनी भी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है और उसको भी क्या होगा, एक नाम से ही पहचाना जाएगा, तो उसका एक नाम होना चाहिए। द फर्स्ट क्लोज इन द मेमोरेंडम ऑफ द एसोसिएशन ऑफ कंपनी स्टेट द नेम बाय विच द कंपनी इज टू बी नोन। द कंपनी मे अडोप्ट एनी सुटेबल नेम प्रोवाइडेड इट इज नॉट अनडिजायरेबल, कि भाई एक सुटेबल नेम होना चाहिए, बस वो अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए। कंपनीज एक्ट के अंदर ये बोला गया है कि भाई कंपनी का अपना नाम होगा। और फर्स्ट क्लोज जो कंपनी का होता है कि मेमोरेंडम में सबसे पहले नेम क्लोज आता है, कंपनी का नेम प्रोमिनेंटली विजिबल होना चाहिए, ठीक है ना। तो नेम किस तरह से कंपनी अपना चूज करेगी, तो वो मेमोरेंडम के नेम क्लोज में बताते हैं। आपका नेम जो है यूनिक होना चाहिए, सुटेबल होना चाहिए, बट अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए। According to the section 4 clause 2, the name stated in the memorandum shall not be identical with or resemble too nearly to name of existing company registered under the act or any previous company law, or to be such that that it is used by the company, or be such that it is used by the company will constitute an offence under any law for the time being in force, or is undesirable in the opinion of सेंट्रल गवर्नमेंट। कि या तो एक ऐसा नाम नहीं होना चाहिए कि जो कि किसी दूसरी कंपनी के साथ, जो कंपनीज एक्ट में ऑलरेडी क्या है, इनकॉर्पोरेट है, उसके साथ मैच करता हो या उसकी थोड़ी रिजेम्बलेंस हो, या फिर कोई ऐसा नाम जिसकी वजह से क्या है, हैज पर द लॉ वो नाम अनडिजायरेबल है, या फिर कोई ऑफेंस आ रहा है, ऑफेंसिव नाम है कोई, आप ऐसा नाम यूज नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो कंपनीज एक्ट के नेम क्लोज में जो ये मेमोरेंडम का नेम क्लोज है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। सेक्शन 4 क्लोज 3 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड दैट विदाउट प्रीजुडाइस टू द प्रीवियस ऑफ प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 4 क्लोज 2 ए कंपनी शैल नॉट बी रजिस्टर्ड विद द नेम विच कंटेन, कि भाई कंपनी ऐसा नाम भी यूज नहीं कर सकती जो कोई वर्ड, कोई एक्सप्रेशन, कोई ऐसा वर्ड या कोई एक्सप्रेशन यूज कर रही है जो सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से, लोकल अथॉरिटी से, किसी कॉरपोरेशन से, है ना, जिसको, या कोई बॉडी कॉरपोरेट जिसको गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने या किसी लॉ के अंदर क्या हुआ है, इनकॉर्पोरेट हुई है। तो कोई ऐसा वर्ड भी आप यूज नहीं कर सकते, या कोई आप ऐसा एक्सप्रेशन नहीं यूज करते जो कनेक्ट करता है गवर्नमेंट से या गवर्नमेंट की किसी कंपनी से, उसको भी आप क्या नहीं कर सकते, यूज नहीं कर सकते, वो भी क्या है, अलाउ नहीं है अंडर सेक्शन 4 क्लोज 3। और दूसरा क्या है, या फिर सच वर्ड और एक्सप्रेशन हैज प्रिस्क्राइब इन रूल 8 ऑफ द कंपनी इनकॉर्पोरेशन रूल अनलेस द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज बीन obtained फॉर द यूज ऑफ एनी सच वर्ड और एक्सप्रेशन। जो रूल 8 है वो हमारे पास बताता है अनडिजायरेबल नेम्स के बारे में, कि कौन कौन से नेम्स हैं।
भाई कुछ ऐसे नाम जिनको लेने के लिए पहले गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ती है, अगर आपने नहीं ली तो वो भी आपको अलाउ नहीं होगा। समझ आ गया यहाँ तक? हैज पर सेक्शन 4 सब क्लोज 4 अ पर्सन में मेक एन एप्लीकेशन फॉर रिजर्वेशन ऑफ नेम shall be made by using वेब सर्विस स्पाइस प्लस, या फिर क्या है जो कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म होता है INC 32 जिसको बोलते हैं, वो क्या कर सकता है, रन सर्विस के थ्रू क्या कर सकता है, नेम अपना जो हमारी MCA पर रिजर्व यूनिक नेम के नाम से जो वो है सर्विसेज में जाके आप मिलोगे, रन सर्विसेज पे जाके आप क्या कर सकते हो, नेम अप्लाई कर सकते हो, और जो भी नेम है वहां से अब अपना नेम अप्लाई करके ROC से नेम रजिस्टर करा सकते हो अपना, वहां से आप अपना नेम ले सकते हो। तो क्या है, हैज पर सेक्शन 4 सब क्लोज 4 ए पर्सन में मेक एन एप्लीकेशन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ नेम शैल बी मेड बाय यूजिंग द वेब सर्विस स्पाइस प्लस एंड फॉर चेंज ऑफ नेम बाय यूजिंग द वेब सर्विस रन। कि भाई अगर आप फर्स्ट टाइम अगर नेम के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, या तो रन सर्विसेज ले सकते हो, या स्पाइस प्लस है जिसके अंदर स्पाइस प्लस वेब फॉर्म है, पार्ट ए जिसके अंदर पार्ट ए फॉर्म होता है, उसमें आप स्पेशली क्या कर सकते हो, रिजर्वेशन करा सकते हो अपनी नेम की, अगर आप कंपनी को फर्स्ट टाइम इनकॉर्पोरेट करा रहे हो पार्ट 1 फॉर्म में, ठीक है ना। और अगर आप चेंज कराना चाहते हो नाम, तो आप कौन सी फैसिलिटी यूज करते हो, रन सर्विसेज। इसमें आप क्या कर सकते हो, अपने नेम को रिजर्व करा सकते हो, चेंज करा सकते हो, ठीक है ना। तो आप नेम रिजर्वेशन के लिए क्या दोगे, एप्लीकेशन दोगे ROC को। तो क्या होगा, नेम कि भाई कौन सा नाम आप चाहते हो, द नेम ऑफ कंपनी, या फिर द नेम टू विच द कंपनी प्रपोज टू चेंज इट्स नेम, कि भाई वो कौन सा नेम है कि जिससे कंपनी नाम चेंज करना चाहती है, नया नेम। तो अकॉर्डिंगली जो ROC होती है वो देख के क्रॉस चेक करके कि ये नेम ऑलरेडी तो नहीं है या कोई होती है, उसको अच्छे से चेक करके उनको बता के यहाँ पर चलती है। आगे प्रोविजो है, प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ एन एप्लीकेशन फॉर रिजर्वेशन ऑफ नेम और फॉर चेंज ऑफ इट्स नेम बाय द एग्जिस्टिंग कंपनी, द रजिस्ट्रार में रिजर्व द नेम फॉर अ पीरियड ऑफ 60 days from the date of the approval. The object is to prevent the use of name which is likely to be mislead the public. For example, a company is not allowed to use a name which is prohibited under the Emblems and Name Prevention of Improper Use नेम एक्ट, कि एक नेम्स के भी रिलेटेड, कि भाई आप किसी भी चीज का, किसी एंटिटी का नेम, आप नेम अगर चूज कर रहे हो तो आपको एम्बलेम्स एंड नेम प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 1950 एक बना रखा है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, आप उसको भी क्या करोगे, ऑब्जर्व करोगे। अगर आप किसी कंपनी का नेम रिजर्वेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उससे पहले आप देख के चलोगे कि मुझे मेरा नेम सारी तरह से क्या है, प्रॉपर है, फिट है, तभी आप क्या करोगे, रिजर्वेशन के लिए अप्लाई करोगे। तो भाई जब भी आपको नाम आपका रिजर्व होता है तो 60 दिन तक क्या रहता है, वो अवेलेबल रहता है कि भाई आप 60 दिन के अंदर अंदर उस नाम को यूज करके एक कंपनी क्या कर सकते हो, इनकॉर्पोरेट करके यहाँ पर चल सकते हो। तो ये हो गया नेम क्लोज की बात, हमारा पहला क्लोज, ठीक है ना। अब बात करते हैं सिचुएशन क्लोज की। सिचुएशन क्लोज मतलब कि कहां पर, द लोकेशन जहां पर कंपनी का क्या होगा, रजिस्टर्ड ऑफिस, कंपनी का क्या होगा, रजिस्टर्ड ऑफिस। कि द क्लोज कंटेन द क्लोज कनोट मतलब वो डिफाइन करता है, प्रिस्क्राइब करता है द नेम ऑफ द स्टेट इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज सिचुएटेड। तो वो ये बता के चलता है कि भाई आपका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ होगा। ये सब्सक्रिप्शन क्लोज के अंदर आता है मेमोरेंडम के, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस प्रॉपरली इसमें होता है। द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू इन्फॉर्म द लोकेशन ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस टू ROC विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी and all time thereafter the company must have a registered office to which all communication and notice to be sent। तो ये ROC को 30 दिन के अंदर जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी, फॉर्म जो इसका रिगार्डिंग जो नोटिस होता है इन्फॉर्म करने का, वो कौन सा होता है, फॉर्म नंबर INC 22, उसमें क्या बता के चलेगी, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस क्या होगा, नोटिस रिगार्डिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। अब होता है कि कंपनी को जब कंपनी का नेम और रजिस्टर्ड ऑफिस आ जाता है तो कंपनी को अपना नेम और एड्रेस को प्रॉपरली क्या करवाना पड़ता है, पब्लिश कराना पड़ता है। पहले तो कंपनी को क्या कराना पड़ता है कि जो भी नेम होगा, जो कंपनी का नाम, जो कंपनी का
रजिस्टर्ड ऑफिस होगा वो प्रॉपरली कंपनी के हर एक बिजनेस लेटर्स पे, बिल हेड पे, लेटर पेपर पे, कोई भी लेटर हो, कोई भी पेपर हो, ठीक है ना, उस पर प्रॉपरली अच्छे से प्रिंट होना चाहिए। कंपनी क्या करेगी, जहां पे भी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है, जहां पे भी कोई दूसरा ऑफिस है, वहां पे प्रॉपरली क्या होगा, कंपनी का जो नाम होगा प्रॉपरली, उसका नाम, उसका एड्रेस प्रॉपरली क्या होगा, पेंट होगा, प्रिंट होगा, फिक्स होगा, फ्लैक्स बोर्ड लगा होना चाहिए, जो भी है प्रॉपरली विजिबल पोजीशन में होना चाहिए, ठीक है ना। और जहां हो सके तो इंग्लिश लैंग्वेज या जो भी कोई वहां की लोकल लैंग्वेज हो उसमें प्रॉपरली क्या होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, पेंट होना चाहिए। और उसके बाद क्या है कि कंपनी की जो सील होती है, कंपनी की कॉमन सील, उस पर भी कंपनी का नाम प्रॉपरली क्या होना चाहिए, एनग्रेव्ड होना चाहिए। गेट इट इज नेम, एड्रेस एंड द कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर अलोंग विद द टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर, इफ एनी, ईमेल आईडी, अगर कंपनी की कोई वेबसाइट है उस वो क्या होगा, कंपनी के लेटर हेड्स पे, बिल हेड्स पे, पेपर्स पे प्रॉपरली क्या होना चाहिए, नोटिस पे प्रॉपरली क्या होना चाहिए, प्रिंट होना चाहिए। हर एक लेटर हेड पे क्या होना चाहिए, प्रॉपरली होने चाहिए, उनके लेटर हेड होने चाहिए प्रॉपरली, कंपनी के नाम, एड्रेस, सिम, टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट, सब कुछ क्या होना चाहिए, प्रॉपरली होना चाहिए। हैव इट इज नेम प्रिंटेड ऑन द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सच एज हुंडी, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, एनी सच अदर डॉक्यूमेंट हैज बीन प्रिस्क्राइब। कि जो हमारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे हमारा चेक हो गया या जो भी और चीज़ें हो गई, तो वहाँ पे भी कंपनी का प्रॉपरली नाम क्या होना चाहिए, प्रिंट होना चाहिए। एवरी कंपनी विच हैज़ अ वेबसाइट फॉर कंडक्टिंग ऑनलाइन बिजनेस अदरवाइज शेल डिस्क्लोज पब्लिश इट्स नेम, एड्रेस ऑफ इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर। अगर कोई कंपनी का फैक्स नंबर है, उसकी वेबसाइट प्रॉपरली क्या होनी चाहिए, उस पर वेबसाइट पे प्रॉपरली क्या होना चाहिए, मेंशन होना चाहिए। तो ये चीज़ें होती हैं सारी की सारी कि भाई कंपनी का नाम कहाँ कहाँ पर, कंपनी का नाम, एड्रेस की प्रॉपरली क्या होगी, पब्लिकेशन होगा, प्रिंट होगा, पेंट होगा, प्रॉपरली बता के यहाँ पर चलेगा। समझ आ गई यहाँ तक? दो क्लोज हमने पढ़ लिए हैं, नेम क्लोज और सब वो सिचुएशन क्लोज। नेक्स्ट क्लोज हमारा आता है ऑब्जेक्ट क्लोज। ऑब्जेक्ट क्लोज क्या होता है कि कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लोज के अंदर कंपनी मेन ऑब्जेक्ट और एंसिलरी ऑब्जेक्ट जो होंगे प्रॉपरली बता के चलेगी कि किन ऑब्जेक्ट्स के लिए कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही है, पूरा अपना हर एक ऑब्जेक्ट को बता के चलेगी। अगर कंपनी कोई भी ऐसा काम ऑब्जेक्ट से जब बाहर जाके कर रही है तो उसको वॉइड बोला जाएगा, अल्ट्रा वायरस बोला जाएगा उस एक्ट को। तो उसका एक प्रॉपरली क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट क्लोज भी होना चाहिए कंपनी का, तो वो भी हमारा प्रॉपरली होना चाहिए। लाइबिलिटी क्लोज, लाइबिलिटी क्लोज के अंदर प्रॉपरली जो मेंबर्स की लाइबिलिटी है, ठीक है ना, वो प्रॉपरली मेंशन होनी चाहिए कि मेंबर्स की लाइबिलिटी क्या है। अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है तो मेंबर की लाइबिलिटी लिमिटेड होगी, कहाँ तक लिमिटेड होगी, उसके अनपेड अमाउंट। अगर उसको कोई अनपेड अमाउंट पे करना है, लेट से कि उसने 100 रुपये का शेयर परचेज किया, 100 रुपये में उसने एप्लीकेशन पे लगा दो 60 रुपये दे दिए, लेकिन अभी 40 रुपये उसको देने हैं, तो उसकी लाइबिलिटी कहाँ तक लिमिटेड होगी, सिर्फ 40 रुपये तक। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो इस केस में पर्सन जो भी कंपनी का मेंबर होगा उसकी लाइबिलिटी कब अराइज होगी, जब कंपनी वाइंडिंग अप में चली जाएगी, क्योंकि उसने गारंटी दी हुई थी कंपनी को कि जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी वाइंडिंग अप की तो मैं एक पर्टिकुलर अमाउंट के लिए आपको गारंटी देता हूं कि मैं जो भी वहां पे कंपनी के एसेट्स या जो भी रिपेमेंट्स ऑफ डेट्स की बात आएगी तो मैं उसमें क्या करूंगा, इतने अमाउंट्स का गारंटी देता हूं कि मैं पे करूंगा। तो ये बात आती है लाइबिलिटी क्लोज की। फिर आता है हमारा कैपिटल क्लोज। कैपिटल क्लोज के अंदर प्रॉपरली कंपनी की कैपिटल प्रॉपरली बतानी चाहिए कि कंपनी की नॉमिनल ऑथोराइज शेयर कैपिटल कितनी है। कैपिटल के अंदर ऑथोराइज शेयर कैपिटल क्या होती है, द मैक्सिमम कैपिटल ऑफ द कंपनी, जिसके साथ कि कंपनी की मैक्सिमम शेयर कैपिटल कि जिसके साथ कंपनी क्या होती है, एक फिक्स अमाउंट होता है कि भाई जिसके साथ कंपनी क्या जा रही है, इनकॉर्पोरेट होके यहाँ पर जा रही है, कंपनी क्या जा रही है, इनकॉर्पोरेट होके यहाँ पर जा रही है। तो प्रॉपरली ऑथोराइज शेयर कैपिटल बता के चलेगी, और वही ऑथोराइज शेयर कैपिटल बाद में क्या होती है, इनकॉर्पोरेशन होने के बाद कंपनी के मास्टर डाटा में शो होके यहाँ पर चलती है। तो अपने एमओए में कैपिटल जो भी कंपनी की ऑथोराइज शेयर कैपिटल है प्रॉपरली, हाँ, वो क्या क्या होगी, मेंशन होगी। ये होती है ऑथोराइज शेयर कैपिटल को कहते हैं द मैक्सिमम कैपिटल ऑफ द कंपनी।
ऑथोराइज शेयर कैपिटल को क्या कहते हैं, ऑथोराइज कैपिटल कह लो, इसको कहते हैं द मैक्सिमम कैपिटल ऑफ द कंपनी। मैक्सिमम कैपिटल कि इतनी कैपिटल कि भाई इससे ज्यादा अगर कंपनी क्या करती है, कोई पैसा रेस करती है, वो इसकी पावर के इसके बियॉन्ड है, एमओए के बियॉन्ड है, एक्सेस है इससे, तो वो क्या होता है, अगर वो एक्सेस अमाउंट ऑथोराइज कैपिटल से ज्यादा रेस करके चलती है तो उसको वो क्या करना पड़ेगा, पहले या तो अपने ऑब्जेक्ट क्लोज में चेंज कैपिटल क्लोज में चेंज करना पड़ेगा, अपने ऑथोराइज शेयर कैपिटल को इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर वो नहीं करती तो उसको जितना भी पैसा उसने लिया है उसको क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा। उसको क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है ना, यहां तक समझ आ गया तो ठीक है। तो ये होता है कैपिटल क्लोज की बात होती है, इसमें प्रॉपरली मैक्सिमम कैपिटल की बारे में बात होती है, हमारी ऑथोराइज शेयर कैपिटल के बारे में बात होती है। उसके बाद बात आती है यहां पर सब्सक्रिप्शन क्लोज की। सब्सक्रिप्शन क्लोज कि भाई इसके अंदर पूरा क्या होता है, सब्सक्राइबर्स की डिटेल्स होती है। जो हमारा एमओए का लास्ट पेज होता है, एमओए के लास्ट पेज के अंदर प्रॉपरली ये मेंशन होता है, प्रॉपरली ये क्या होता है, मेंशन होता है कि भाई हमारे सब्सक्राइबर कौन है, कितने कितने शेयर उन्होंने लिए, उनका एड्रेस क्या है, नाम क्या है, उनका ऑक्यूपेशन क्या है। ठीक है ना, और वो फिर क्या करते हैं, साइन करके अपने सब्सक्राइबर, उनके नेम की अंगेंस्ट जो भी होता है साइन करके वो क्या करते हैं, चलते हैं। ठीक है ना, कि सब्सक्रिप्शन लिस्ट में जो भी उनका नाम होता है, नाम के सामने कितने नंबर ऑफ शेयर उन्होंने सब्सक्राइब किए हैं, वो प्रॉपरली यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लिस्ट में मिलके यहाँ पर चलता है। तो ये था हमारा कि भाई मेमोरेंडम होता क्या है, मेमोरेंडम के अंदर कितने क्लोज होते हैं और हर एक क्लोज में क्या क्या लिखा होता है, हमने यहाँ तक पढ़ लिया है। तो होप सो आपको यहाँ तक अंडरस्टैंडिंग आई होगी, आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। ठीक है ना, हम नेक्स्ट क्लास में अपना फिर फर्दर इस अल्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे। अल्ट्रेशन कैसे करते हैं मेमोरेंडम की, अगर आप बियॉन्ड जाके, मेमोरेंडम से बियॉन्ड जाके कुछ कर रहे हो तो उसके लिए आपको पहले अल्ट्रेशन करनी पड़ती है। मेमोरेंडम में अपने मेमोरेंडम में अल्ट्रेशन करनी पड़ती है। तो आप अल्ट्रेशन कैसे करोगे, अगर आप नेम चेंज कर रहे हो तो आपके नेम क्लोज में अल्ट्रेशन होगी, रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर रहे हो तो सिचुएशन क्लोज में होगी, ऑब्जेक्ट चेंज कर रहे हो तो ऑब्जेक्ट क्लोज में अल्ट्रेशन होगी, कैपिटल चेंज कर रहे हो कैपिटल क्लोज में, लाइबिलिटी क्लोज या सब्सक्रिप्शन क्लोज जो भी कह लो। ठीक है ना, तो वहां पे आपकी चेंज होके चलेगी। तो ये बात होती है आपकी कि अल्ट्रेशन कैसे करते हैं। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में अल्ट्रेशन के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। आपको मेमोरेंडम का पता चल गया होगा कि मेमोरेंडम होता क्या है। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।